हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम सॉल्यूशन। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों बोला, मैंने हर बार की तरह एग्ज़ाम गुरुजी क्यों नहीं बोला। तो मैंने अपने नाम चेंज किए हैं चैनल के, किसी रीज़न से, बहुत बड़ी रीज़न है वो मैं ओपन नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे वजह थी। तो वजह ये नहीं है कि मैंने नाम चेंज किया है या फिर क्या चेंज किया है। वजह यह है कि आपको इन्फॉर्मेशन, बात यह है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सटीक मिलनी चाहिए, टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए और सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन है वो वही मिलेगी सबसे पहले। चलिए बात कर लेते हैं जून वाले स्टूडेंट्स के बारे में। जून वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो जून सेशन वाले। एग्ज़ाम तो वैसे जुलाई में होगा, तो 1 महीना बचा है आपके पास। तो बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। अच्छे यानी कि आपका मार्क्स 60% यानी कि फर्स्ट डिवीज़न से बहुत ज़्यादा है, इवन 75 to 80% और 80% से भी ज़्यादा आपके मार्क्स आए। तो किस तरह से तैयारी करें बचे 1 महीने में, आपको एग्ज़ाम्स में क्या करना है, इन सभी बातों का हम करेंगे इस वीडियो में बात। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लें, यानी कि स्पीड थोड़ी सी 1.5 पे करके आप देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं हमें क्या क्या करना है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो आपको पहले भी बना के बता दिया है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले। तो आज मैं उससे और कुछ एडवांस लेवल की बातें करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी हैंड राइटिंग की, ठीक है। तो जो हैंड राइटिंग होती है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर रिटन एग्ज़ाम है तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मस्ट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। अगर किसी आप एसएससी का भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं या फिर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको जो हैंड राइटिंग है वो बहुत हेल्प करता है मार्क्स गेन करने में। तो जो हैंड राइटिंग है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इवन क्लियरिटी उसमें दिखनी चाहिए कि हाँ आपने क्या लिखा है। इसका जो एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करते हैं उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है। बाय द वे आपने कुछ मिस्टेक्स भी किए हों तो उन्हें राइटिंग देख के लगता है कि शायद आपने सही लिखा है और आप थोड़े बहुत जानते हो इस चीज़ के बारे में, तो वो आपको मार्क्स दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपनी हैंड राइटिंग पे, उसको आप कैसे सुधारें। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, अगर आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट में बताना। मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा जिसके बाद आपकी राइटिंग 100% इम्प्रूव होगी। मैं उसको आपको बता दूंगा वीडियो। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो फिर कोई बात नहीं, आपको इस बारे में ध्यान ही नहीं देना है। तो सबसे पहले हैंड राइटिंग पे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात करते हैं हम रोल नंबर एंड इनरोलमेंट नंबर। वो आपको आपके कॉपी के ऊपर बहुत अच्छे से लिखना है, एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखना है, ध्यान से लिखना है। आपको इसके लिए 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से फिल करें। थर्ड बात हम करते हैं, आपको लाइन के बीच में गैप्स नहीं देने। अब ऐसा नहीं कि आप एक आंसर लिख रहे हो तो उसके बाद एक लाइन लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दिए, फिर एक लाइन लिखा, फिर एक लाइन छोड़ गए। ऐसे करके आप बिल्कुल बस कॉपी भरोगे और एग्जामिनर जो है वहाँ पे, जो कॉपी चेक करने वाले एवेलुएटर हैं वहाँ पे, उनको भी लगेगा कि ये लड़का बस कॉपी भर रहा है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप एक आंसर लिख रहे हो तो आप बच्चे नहीं हो, अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो छोटे बच्चे नहीं हो कि आप उसको समझाना पड़े। तो आप बीच में बिल्कुल गैप्स नहीं छोड़ें, आप प्रॉपर एक आंसर लिखें, एकदम लाइन वाइज लाइन लिखें। अगर हाँ आपका आंसर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक आप लाइन का, 1 या 2 लाइन का आप गैप दे सकते हो, वो उसको आपका मायने नहीं रखता है। तीसरी बात पे हम करने वाले हैं चौथा बात, जो आपका पैराग्राफ्स होता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ लिखनी है, अगर आपको आंसर लिखना है या फिर आपको ऐसे आता है, तो उसको पैराग्राफ वाइज लिखिए। कि एक पैराग्राफ में अगर आप जो बातें कर रहे हैं वो, अगर उससे कुछ हट के बातें होती हैं तो फिर उसको पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए। उसके बारे में भी आपको वीडियो में बता देंगे आखिर ऐसे क्यों सब करना कैसे है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। पांचवी बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। तो आप अगर एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रहे हो, वैसा नहीं कि आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे दिए और बाहर आ गए और आपका अटेंडेंस बना ही नहीं, तो फिर आपको अब्सेंट कंसीडर किया जाएगा। आपके मार्कशीट जो आएगी उस पर आपको अब्सेंट माना जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बिना अटेंडेंस बनाए आप ना लिख लें। वैसे तो टीचर वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली आपका अटेंडेंस ले लेते हैं, लेकिन आप इन बातों का ध्यान रखें, वैसे नहीं कि आप बाहर चले आएँ। लास्ट बात करते हैं कि अपनी किसी भी हेल्प नहीं करनी है आपको किसी की। सबसे पहले आप खुद का पेपर लिखो, उसके बाद ही किसी की हेल्प करने की सोचना। अगर आपको आ रहा है पेपर तो सबसे पहले आप खुद के पेपर पूरा लिखो, ठीक है। उसके बाद किसी की हेल्प करना। और कोई कुछ पूछ भी रहा है तो आप डायरेक्ट उसको बोल दो कि भाई पहले मेरा हो जाने दे, उसके बाद मैं तुमको बता दूंगा। क्योंकि दूसरों को बचाने के चक्कर में, दूसरों को बताने के चक्कर में आप खुद का मिस कर जाओगे। तो फिर आप सबसे पहले खुद का देखो, क्योंकि आपका रिज़ल्ट है भाई, 12th का रिज़ल्ट है। अगर आपको ख़राब हो जाएगा फिर आपका पूरा 1 साल
1 साल तो नहीं बोल सकते हैं, लगभग 6-7 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे अगर आपको ओपन से देना है तो इन सब बातों का आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत मस्ट ध्यान रखें। बिल्कुल इन सब को हल्के में ना लें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बार लड़कों को बहुत मतलब भुलवा देती हैं इन सब चीज़ें। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से जाएँ और पेपर लिख के आएँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस टॉपिक पे एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई अपडेट आती है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा और आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।